देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, बहरानों से घिरे पाकिस्तान में इस वक्त कोई अच्छी खबर सुनने में नहीं आ रही। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार है, एक दूसरे के खिलाफ बुलंद आवाजें हैं और इस सब में अवामी मसाइल जैसे कहीं दब कर रह गए हैं। महंगाई है कि किसी तरह काबू में नहीं आ रही, इदारों पर इल्जामात की भरमार है, बल्कि अब तो बाद इल्जामात से काफी आगे निकल चुकी है। अगर किसी इदारे या इसके फैसले पर किसी को एतराज हो तब भी उसूलन होना तो यह चाहिए कि अपना मौक़िफ़ दलील के साथ सामने रखा जाए। लेकिन कल मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में जिस लबो लहजे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब किया, इसको किसी तौर बेहतर करार नहीं दिया जा सकता। क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं। उमर अता बंदयाल, शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ। वरना तुम्हें ये कौम बहुत बुरी तरह कटहरे में खड़ा करने वाली है। और अब सिर्फ शराफत से घर नहीं जाना, कौम की वो मराद जो उसने अपना पेट काट के तुम्हें दी, वो तनख्वाह जो तुम महीने की लाखों में मिलियंस में लेते हो, तुम्हें खून पसीने की कमाई से कौम ने इसलिए दी थी कि तुम अपने फैसलों से कौम का बेड़ा गर्क करो। वापस करो वो मराद, वापस करो वो तनख्वाहें और अपने आप को कानून के हवाले करो, इस्तीफा दो और घर जाओ। लेकिन ये भी हकीकत है कि अब भी सियासी जमात में कोई ना कोई जी शऊर शख्स मौजूद है जो हालात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकता है, और ये कि हालात मुल्क के इदारों और ख़ासकर आवाम के लिए किसी तौर सूदमंद नहीं। महंगाई और बेरोज़गारी से आवाम परेशान है, जिसको कोई समझ नहीं दे रहा, कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट ऐसे में गुज़िश्ता दिनों मुल्क में इंतशार फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शुदा लोगों के सजाएं देने के हवाले से आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साद रफीक ने जिन ख्यालात का इज़हार किया, वो यकीनन इन परेशान कुन हालात में एक अच्छा मौक़िफ़ है। वो क्या बात कर रहे थे, आइए सुनते हैं। का हामी नहीं, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, सियासी खानदान में मेरी पैदाइश हुई है। 80-85 साल का हमारा सियासी सफर है, वो जद्दोजहद का ही सफर है। सजाओं से मसला मेरे ख्याल में हल नहीं होगा। हो सकता है मेरी इस राय से लोग इख्तलाफ करें, मेरी जमात में भी करें, हमारे हामी भी करें। ये तो गलती का एतराफ़ है और एक दूसरे को माफ करने की बात है, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा कि हमने ये गलती की है। और अगर हम सजाओं के मामले में चले जाएंगे तो हम मुल्क को मजीद बर्बाद कर देंगे। मेरी ये जाती राय है। मैं ये समझता हूं कि हमें अपनी गलतियां माननी चाहिए और ये तय करना चाहिए आइंदा ये गलतियां नहीं करेंगे। और जो गलील इल्जामात हम एक दूसरे पे लगाते हैं उनसे हमें विड्रॉ करना पड़ेगा, ताकि एक मिनट, वो एक सेकंड, वो गलील इल्जामात जब तक लगते रहेंगे बातचीत का माहौल पैदा नहीं होगा। बातचीत का माहौल पैदा नहीं होगा तो लोग जो है वो पिसते रहेंगे गलियों के अंदर, लोग भूखे मर रहे हैं। इसलिए मैं तो बातचीत के माहौल का हामी हूं। मैं तो ये नहीं समझता कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाएं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर आज अदालत के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि मुज़ाकरात के हक में हो और मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात के लिए जो माहौल होना चाहिए उसके बरक्स तमाम रहनुमाओं के गिरफ्तार और नज़रबंद किया जा रहा है। वो मजीद क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं। तो ये इस किस्म की चीज़ें लोग समझते हैं, लोग अक्लमंद हैं, वो बाशऊर हैं, लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। इस किस्म के माहौल में जहाँ एक तरफ अरेस्ट हो रहे हैं, कानून वन साइड अप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ नहीं अप्लाई किया जा रहा, लोगों को उठाई जा रहा है, रात को औरतों को, बच्चों को घरों में घुस के निकाला जा रहा है, तो उस सिचुएशन में डायलॉग बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद, इस चीज़ के बावजूद मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि डायलॉग का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई।
वफाकी हुकूमत के वकील और इमरान खान के वकील को दलाइल की समरी जमा करवाने का हुक्म दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जो जवाबात के बाद फैसला करेंगे कि इसकी मजीद समाअत की जरूरत है या नहीं। चीफ जस्टिस वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान कराची से वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। आज आप इतनी दूर से पेश हुए, चीफ जस्टिस का मखदूम अली खान से सवाल। गुज़िश्ता रोज के हालात के पेश नजर मुझे लगा अदालत पहुंचना मुश्किल होगा। मखदूम अली खान ने कहा, आजकल तो सोशल मीडिया भी नहीं कि मालूमात मिल सकें। मखदूम अली खान ने मजीद ये भी कहा, ध्यान से बात करें, अदालत में जो बात कहेंगे वो सोशल मीडिया पर गुड टू सी यू की तरह सियाक व सबाक के बगैर पेश कर दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। अब नाज़रीन, सवाल फिर यही है कि एक ऐसा मुल्क जहां रोज डॉलर महंगा हो रहा है, कारोबार बंद या ना होने के बराबर है, ऑलरेडी मईशत का बुरा हाल है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, इस मुल्क में हुकूमती तरजीहात क्या होनी चाहिए और पाकिस्तान में अवाम की खातिर हुकूमत में आने वाली जमातें क्या कर रही हैं? ये वो सारे सवालात हैं जो एक आम आदमी के जहन में इस वक्त जोर जोर से चीख रहे हैं, चुभ रहे हैं। इसी सब पे बात करेंगे जी। आज मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है जी शौकत यूसुफजई साहब हैं, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, सेंटर सादिया अब्बासी होंगी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून से, जुल्फिकार अली बदर होंगे, तर्जुमान है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। शौकत यूसुफजई साहब की तरफ जाऊंगी। शौकत यूसुफजई साहब, जो माहौल इस वक्त बन चुका है, जिसने भी बनाया, जैसे भी बना, जिस तरह भी बिल्ड हुआ, लेकिन अब बड़ा ही अनफॉर्चुनेट माहौल है और माहौल बहुत ही ज्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि गर्म है। इसको कूल डाउन कौन करेगा? आगे कौन आएगा और कौन जो है वो 2 फुट पीछे जाएगा ताकि हालात जो है वो जुड़ सकें और बेहतर हो सके, मुज़ाकरात की तरफ जा सकें? Joy 40 GB plus 200 off net minutes. सेम सवाल है मेरा सेंटर सादिया अब्बासी साहब आपसे। हालात इतने ज्यादा इस वक्त जो है वो इस तरह के हो गए हैं हसास कि इस सारी सूरत हाल में मुज़ाकरात की तरफ वापस कैसे आया जाएगा? देखिए, मुज़ाकरात की जिम्मेदारी तो सारी सियासी जमातों पे है, सिर्फ एक जमात पे नहीं है। लेकिन जो कुछ पिछले दिनों में हुआ और जो सियासत की शक्ल हमने देखी और जिसका मुजाहरा पीटीआई ने किया और जो कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जब तक उसकी जिम्मेदारी नहीं कबूल की जाएगी और ये नहीं कहा जाएगा और कंडेम नहीं किया जाएगा जो कुछ हुआ वो गलत है, ऐसे लोगों से बैठ कर सियासी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज और है इसमें थोड़ी सी। जी सादिया साहिबा, आपकी आवाज। जी सादिया साहिबा, आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी। अच्छा मैडम, एक चीज और भी मुझे आपसे ये जाननी है बहुत जरूरी। एक तरफ आज हमने ये सुना है कि पंजाब में फौजी अमलाक पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी हुई है, लेकिन जो अभी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसके बाद जो वजीर आजम साहब ने खिताब किया है उसमें ऐसी कोई बात उन्होंने की नहीं है। क्या इसका फैसला हो गया है या अभी तक नहीं हुआ? और ये थोड़ी सी खबर जो कंट्रोवर्शियल इस वक्त आ रही है, इस हवाले से भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। देखिए, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता कि कैबिनेट की प्रेस रिलीज क्या है, लेकिन जो कल कोर कमांडर्स का फैसला है कि अगर फौजी तनसीबात पे हमला होगा तो उनको आर्मी एक्ट के तहत ट्राई किया जाएगा। उनका अपना एक कानून है और उसके तहत होगा, और हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि उनके साथ तावन करे इस मामले में, क्योंकि मामूली बात नहीं है। आपने दुनिया को क्या तासर दिया कि पाकिस्तान की फौजी तनसीबात वो किसी भी क्राउड से हिफाजत में नहीं है, जिसको जी चाहे वो आए और करे। तो इसलिए कल उनका फैसला था और ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। अच्छा, ठीक हो गया। जुल्फिकार अली बदर साहब, आपकी तरफ जाऊंगी। जुल्फिकार अली बदर साहब, ये जो हम सुन रहे हैं आपके पास इस हवाले से, क्योंकि आप भी हुकूमत का हिस्सा है, जाहिर सी बात है वफाकी काबीना में बैठे, इत्तलात अब तक क्या हैं? क्योंकि पंजाब से इत्तलात दूसरी आई और कौमी सलामती के जो इजलास के बाद अभी वज़ीर आज़म साहब ने जो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने ऐसी लेकिन कोई बात की नहीं। जी, आप अपना सवाल रिपीट करते हैं प्लीज। मैं यही पूछ रही थी कि जो पंजाब में जिस तरह से आया है, आज हमें खबर मिली थी कि जो निगरान वज़ीर आला की जो ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ था
उसमें ये था कि जी शरपसंदों के खिलाफ जो मुकदमात हैं उसमें फौजी अमलाक पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी हो गई है। लेकिन आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद वजीर आजम ने भी थोड़ी देर पहले जो एक प्रेसर किया उसमें ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने कि फौजी अदालतों के जरिए होगा या हुकूमत करेगी या इस चीज़ का फैसला हुआ ही नहीं हुआ। तो इसकी मालूमात जाहिर सी था क्योंकि आप वफाकी काबीना में बैठे हुए हैं खुद भी, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इसका मुझे बता दें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये जो भी आप सवाल कर रही हैं इसकी डिटेल्स तो मेरे पास है नहीं कि कौमी सलामती के अंदर ये मामला डिस्कस हुआ है या नहीं, क्योंकि उसको अभी तक जो है मंजर आम पे नहीं लाया गया। लेकिन मुसद्दका इतला जो जैसे आप सुन रही हैं वैसे ही है कि कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर मामलात हुए थे और फौजी तनसीबात पे और जितने भी हमले हुए हैं सियासी दहशत गर्दों की जानिब से, उस पे फौज उन पे रद्द-ए-अमल देगी और सियासी जो दहशत गर्दों के ऊपर आर्मी एक्ट के जरिए वो अपना मुकदमा करेगी। और मैं समझता हूँ कि एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। तो देखते हैं अब इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से क्या मामला आता है। बिकॉज मैं तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे कोई बात कर सकता हूँ, हुकूमत के बिहाफ पे बात नहीं कर सकता। मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि बिलावल साहब की आपकी बात तो हुई होगी बिकॉज यू आर हिज स्पोक पर्सन, और आपको लेने का भी मकसद यही है कि आपके पास ये तो इन्फॉर्मेशन होगी ना इस लेवल की कि जी क्या उन्होंने क्योंकि काबीना में है वो शामिल और बड़े अहम वजीर हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमें तो पता है कि जो खबर हमें मिली और जो हमारी बात हुई यहाँ तक कि जी पीपल्स पार्टी ने जो है वो मना कर दिया था इस बात से कि जी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। रिदा, मेरे पास अभी तक ना इसकी कोई डिटेल्स नहीं आई, क्योंकि आज ही नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है जी। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि पार्टी लीडरशिप जब कैबिनेट से आती है तो वो आके अपने बाकी लीडरशिप के साथ डिस्कस करती है, उसके बाद फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पार्टी पॉलिसी दी जाती है और वो फिर पॉइंट्स हमारे पास भी आते हैं और वो उन चीजों के ऊपर हमें गाइडलाइन दी जाती है कि ये पार्टी के ऊपर लीडरशिप की ये पॉलिसी है और हमें उसके ऊपर बोलना होता है। और जिस चीज का जब तक फैसला नहीं होता उस पे हम कमेंट नहीं करते, हम वेट करते हैं जब तक वो फैसला हो जाए उतनी। ठीक है, ओके आई अंडरस्टैंड। चलें ठीक है, आई गॉट इट। मैं जरा शौकत यूसुफजई साहब की तरफ भी वापस जाऊंगी, ही माइट बी कनेक्टेड विद अस नाउ। शौकत यूसुफजई साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके शौकत यूसुफजई साहब, मेरा सवाल यही है, उस वक्त हमारी आपसे कनेक्टेड हो गया था हमारा फोन। मैं ये जानना चाह रही हूँ एक्चुअली कि जो इस वक्त हालात हैं, जो माहौल इस वक्त है, इतना ज़्यादा जो टेंस्ड माहौल है जिसमें फ़ज़ा इतनी अच्छी नहीं है, साजगार नहीं है, ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात के लिए हु विल कम एट फ्रंट? ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात के लिए कैसे और कौन आगे बढ़ेगा? हाँ देखें, ये तो आवाम का मुल्क है। अगर हम ये कहें कि इसमें कोई नहीं है जो आगे बढ़ सकता है तो बड़ी बदकिस्मती होगी। इस मुल्क में बहुत सारे लोग होंगे जो महबी वतन हैं, जो इस मुल्क के लिए दर्द दिल रखते हैं और इस सूरत हाल से वो परेशान है कि एक तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात के लीडर हैं, दूसरी तरफ हमारी फौज है। तो हम तो हरगिज़ नहीं चाहते, तहरीक इंसाफ ने हमेशा फौज का एहतराम किया है और इमरान खान भी फौज का एहतराम करते हैं, तो हम तो नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं अगेन कहूँगा, अभी भी मैं किसी चैनल पे मैं लगा था कि गलतफहमी पैदा हुई है और इसका तमाशा नहीं देखना चाहिए। किसी न किसी को आगे आके ये मसला ज़रूर हल कर देना चाहिए, वरना इस तरह मुकदमात बनाने और पार्टी को दीवार से लगाने और या ये समझना कि इसको बैन कर दिया जाए, तो इससे मसले हल नहीं होंगे। जो इस वक्त सियासी दर्जा हरारत है वो काफ़ी हाई इस पे है और मेरे ख्याल से इसमें बहुत अहम रोल अदा करना होगा, क्योंकि हुकूमत जो है वो जल्दी पे तेल का काम कर रही है। तो वो सारी शरारत उनकी है और वो चाहती है कि जितना हो सके अफरा तफरी हो ताकि इनको जवाब मिले और वो इलेक्शन से भागे। तो बेनिफिशरी तो गवर्नमेंट है और आपने उसका तमाशा देखा कि जब 9 मई के हंगामे में इनके जो रोल इन्होंने अदा किया और उसमें इमरजेंसी लगाने की पोजीशन में नहीं आए, क्योंकि हुकूमत एक तरफ तमाशा देखती रही
फौज और पीटीआई को आमने सामने करने की कोशिश की गई। अल्लाह ने खैर की और वो सूरत हाल नहीं बनी और इमरजेंसी नहीं लगा सके, तो नेक्स्ट डे आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान और सारे लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़े। तो ये जो सूरत हाल है, वहाँ जाके जजों को गालियाँ देना, उनके खिलाफ नारे लगाना, अदलिया के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि ये क्लियर है कि गवर्नमेंट चाहती थी कि हालात खराब हो और बेनिफिशियरी अल्टीमेटली हुकूमत ही है। तो ये सब इलेक्शन से फरार की एक साजिश है। मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को ये साजिश समझ आ जानी चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो गलतफहमी पैदा हुई है इसको दूर किया जाए। और ऐसे बहुत सारे लोग और भी होंगे जो इस मुल्क के हालात पे तशवीश रखते हो, तो मेरे ख्याल से उन सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि आखिर मुल्क हमारा है, हम ना किसी फौज को कमजोर करना चाहते हैं, ना हमारे हक में है, ना ये पाकिस्तान के हक में है। तो अगर कोई गलतफहमी है तो उसको दूर हो जाना चाहिए। अच्छा, अभी तक शौकत यूसुफजई साहब एक बात जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हुकूमत भी जो है वो हाईलाइट कर रही है और फोर्स भी कर रही है और बाबा कह भी रही है और होना भी चाहिए कि आपकी पार्टी की तरफ से अपनी आवाज़ तो तेज करें ना जी, इस बात पे कि आपकी पार्टी की तरफ से जो एक मजम्मती बयान आना चाहिए सारे सूरत हाल पे, खास तौर पे जो अमलाक के हवाले से हुआ है, हुकूमत कह रही है कि वो तक आपने अभी तक नहीं किया, उस पर भी माफ़ी नहीं मांगी है। देखिए, यही तो शरारत है ना गवर्नमेंट की। देखिए, जितने भी हमारे टॉप क्लास के लीडर थे वो पहले तो गिरफ्तार हुए, दूसरा इन्होंने नेट बंद कर दिया, और जितने हमारे जो चैनल थे उस पर हमारा बयान ही नहीं चल रहा था। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, हर जो सेकंड ईयर के जितने भी लीडरशिप थी सब ने उसकी मजम्मत की है। इमरान खान तो उसको तो सूरत हाल का पता ही नहीं था, उनको गिरफ्तार किया गया, वो अंदर थे, बाहर जब आए तो सीधा उनको अदालत में पेश किया गया। वहाँ उन्होंने और अपील की अपने तमाम वर्कर से कि भाई ये काम न करें, क्योंकि इमरान खान ने आज तक ये काम नहीं किया कि वो अपने वर्करों को तरगीब दें कि जाके जलाओ घेराव करें, ना हमें ये तरबियत मिली है और हम पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट ने शरारत की, नेट बंद किया, और नेट बंद करने से हमारी आवाज़ ही नहीं पहुंची, तो उसको पता ही नहीं चला कि कारकुनों के साथ कौन लोग मिक्स हो गए और उन्होंने क्या किया। ओके, ठीक है, मैं जरा सेंटर सादिया अब्बासी साहिबा से भी बात कर लूँ। सेंटर सादिया अब्बासी साहिबा, ऑफ कोर्स आप भी एक बड़ी सीनियर मेंबर है और पार्टी के चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती भी हैं, देख भी रही होंगी। मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा, अब जैसे ये जो शौकत यूसुफजई साहब बात कर रहे हैं कि जी हुकूमत ने जो है वो प्री प्लान किया है या ये सारी चीज़ें जानबूझकर हुई हैं कि जी जो अवाम है और जो है पीटीआई की तरफ से जो लोग हैं और फौज आमने सामने आती, क्यों नहीं रोका गया लोगों को, क्यों नहीं स्टॉप किया गया, सिक्योरिटी के मामला क्यों नहीं उस तरह से हैंडल किए गए, क्योंकि हमारी तो लीडरशिप अंदर थी। तो ये वो सारे कंसेंसस और सवालात हैं जो कि लोगों के आ रहे हैं हुकूमत की तरफ भी कि हुकूमत उस वक्त कहाँ थी जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, उस वक्त जो एक्शन लिया जाता है वो टाइमली एक्शन क्यों नहीं हुआ। देखिए, जो कुछ पीटीआई ने किया उसके ऊपर तो ये जो साहब थे इन्होंने भी कंडेम नहीं किया, उन्होंने भी नहीं कहा कि ये गलत हुआ है, उन्होंने भी नहीं कहा कि फौजी पाकिस्तान को टारगेट करना गलत है या पाकिस्तान को कमज़ोर करना गलत है। उन्होंने तो ये इस बात का नहीं कहा, उन्होंने कहा नेट बंद कर दिया, फलां चीज़ बंद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। आप हर चीज़ को जला दें, कौमी अमलाक को जला दें, नुकसान पहुंचाएं, किस मकसद के लिए? ये आखिर इनकी लीडरशिप की तरबियत है ना, ये उनके कहने पे किया जाता है। और ये आप ना भूलें 2013-2000 के धरने, और यही जो प्रेसिडेंट आज प्रेसिडेंसी में बैठा हुआ है, ये तो गेट टॉप के अंदर गया था रेडियो पाकिस्तान का, वहाँ से एक रेडियो को फोन कर रहा था कि जी हम अंदर आ गए हैं, और इमरान खान को फिर फ़ोन किया कि जी हमने फतह कर लिया है रेडियो पाकिस्तान। और वो आगे से कह रहे थे कि अब जाओ प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ, क्योंकि नवाज शरीफ वहाँ से नहीं निकलेगा जब तक उस पर हमला नहीं करोगे। ये इनकी तरबियत है, ये फैशिस्ट पार्टी है, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, ये इनके मकासद हैं। इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को डुबोया, इन्होंने हमारे ताल्लुकात बरादर इस्लामी ममालिक के साथ ख़राब किए, इन्होंने हमारे ताल्लुकात चीन के साथ सीपैक के मंसूबों को ख़राब किया। इसलिए इनको पाकिस्तान से हमदर्दी नहीं है। एक शख्स की ज़ाती अना और सियासत 4 साल में इन्होंने मुल्क को दिया क्या? हमारी मईशत को इन्होंने डुबोया।
تو سب کچھ کرنے کے بعد اب آ کے تو ایک انسٹیٹیوشن رہ گیا، اس کی بھی آپ عزت نہ کریں، اور بے توقیری کی انتہا ہے. اور آرمی چیف اور باقی جنرلز کے نام لے لے کر اور ان کو گالی گلوچ کرنا، یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سی سیاست ہے؟ اس لیے یہ جو اس قسم کے جو لوگ جو شرپسند ہوں گے، ان کو سب سختی سے جب تک نہ نمٹا گیا تو یہ معاملات نہیں ہی سیدھے ہوں گے. ریاست کو آپ اتنا کمزور کر دیں اور آپ کہیں کہ یہ جمہوریت ہے، اور یہ جمہوریت کی اصل روح ہے. اس لیے ایک بیان کی بات تھی نا، اور عمران خان صاحب عدالت سے باہر نکلے، عدالت نے ان کو کہا کہ آپ نے ذمہ داری قبول کرنی چاہیے جو توڑ پھوڑ ہوئی. باہر نکل کے انہوں نے منہ بھر بھر کے گالیاں دی جنرل ناصر منیر کو، ان کا حافظ ہونے کو پر بھی انہوں نے مذاق بنایا. یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سی سیاست ہے؟ اور یہ اس طریقے سے سیاست ہوتی ہے. مقابلہ کریں نا سیاسی طور پہ. ہماری لیڈرشپ بھی اریسٹ ہوئی، بہت برے طریقے سے رہے، بہت برے حالات میں بھی ان کو رکھا گیا. کبھی ہم نے یہ حرکتیں کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی فریال تالپور کو ہسپتال کی بستر سے اٹھا کے رات کو رمضان کے مہینے میں رات کو 1:30 بجے اٹھا کے گھسیٹنے لے کر گئی اسلام آباد پولیس کی خواتین. کیا ملک سارا چلا دیا تھا اور گالی گلوچ شروع کر دی تھی. اوکے میڈم، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، آپ نے یہ ساری بات کی بالکل ٹھیک ہے. میرا جو سوال تھا اس کا بھی تھوڑا سا، اس پہ بھی جواب دے دیں کہ گورنمنٹ کا ریئیکشن ٹائم ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہا، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، جو لاہور کا کراؤڈ تھا وہ تو کنٹونمنٹ کی طرف گیا. کنٹونمنٹ میں جو حالات جو ہیں وہ کور کمانڈر کی رسپانسبلٹی ہے، اور کور کمانڈر صاحب کیا کر رہے تھے، اور اس کے اوپر ایکشن فوج لے چکی ہے، اور انہوں نے تھرو انویسٹیگیشن کے بعد کیا ہے. لیکن رینڈم سپاٹس پہ جا کے آپ آگ لگا دیں تو کہاں پولیس جائے گی، کہاں پولیس پہنچے گی. اور یقیناً جو آپ کہہ رہی ہیں کہ زیادہ افیکٹو ہونا چاہیے تھا پولیس کا ایکشن، اور پولیس کی موجودگی بھی ہونی چاہیے تھی، وہ شاید اس طرح نظر نہیں آئی جتنی آنی چاہیے تھی. رائٹ، اوکے. یہاں پہ ہم بات کریں مزید بھی. ایک کمرشل بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے کافی دیر سے، تو ایک شارٹ کمرشل بریک کی طرف میں نے جانا ہے، اس کے بعد واپس آ رہے ہیں. ناظرین، آپ نے کہیں نہیں جانا، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین، اور بریک پہ ہم گئے تھے جی. واپس آئیں گے، ذوالفقار علی بدر صاحب کی طرف جاؤں گی. ذوالفقار صاحب، اب میں آپ سے سوال یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی کا اس سب میں کیا موقف ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں انفارمیشن ابھی تک نہیں لے آئی، لیکن ہمارے بھی منہ سے دقت ذرائع بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو نہیں جو ہے اس کی حامی تھی. سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے منع کیا. اب جو ریسنٹ اس وقت بائی دس ٹائم وی آر اسپیکنگ، واٹ از یور کرنٹ اسٹینڈ آن دس؟ وہ ایک بات ہو گئی، ایک ایونٹ ہو گیا، سب کو پتہ ہو گیا. واٹ از وے فارورڈ؟ کیا ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب تو دھرنے میں بھی کل جو ہوا ہے اس میں بھی نہیں گئے، اور اس طرح سے وہ نہیں ہمیں ان کا جو ہے نا، جو ان کا رویہ ہے وہ ہمیں اس طرح سے نہیں ہاسٹائل نظر آیا جس طرح سے باقی جماعتوں کا ہے. سو پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے، آپ کا کیا موقف ہے، وہ بتا دیجئے. رضا، آپ نے جو پہلی بات کی تھی نا کہ حکومت نے روکا کیوں نہیں، دیکھیں پہلی چیز میں بتاتا ہوں، میں تھوڑا سا واپس جانا چاہتا ہوں. I'll just take couple of minutes at the back. The question you asked before. دیکھیں حکومت، یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے پنجاب کے اندر، اور جس ٹائم پہ یہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی اور سارا معاملہ ہوا، اس کے اندر کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس طرح کا ریئیکشن آئے گا، اور کسی کی تیاری نہیں تھی. جب کوئی اسپاٹ انڈیکیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم یہاں پہ سر ود ڈیو ریسپیکٹ، جسٹ اے سیکنڈ، میں آپ کو ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہے، ایک پاپولر پارٹی پاکستان کی سیاسی پارٹی جس کا ایک پاپولر لیڈر اریسٹ ہوا تھا، یہ تو ہر بچے کو بھی پتا ہوگا کہ ٹائملی ریاکشن دینا تھا اور آنا تھا، اور پتا تھا کہ ایکشن آئے گا تو اس کا ریاکشن کس طرح سے دینا ہے. سر یہ تو بات نہ کیجئے پلیز، یہ تو بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر پچھلے دور میں بھی نواز شریف صاحب اریسٹ ہوتے تھے یا مریم نواز، تو پتا ہوتا تھا کہ بھئی اب ریاکشن کیا آنا ہے. تو عمران خان صاحب کے اریسٹ ہونے پر اس سے پہلے ریاکشنز تو بہت سارے آپ لوگوں نے دیکھے مختلف اوقات میں، جس کی وجہ سے آپریشن چل رہے تھے زمان پارک کے آلریڈی. تو جب آپ کو یہ پتا تھا کہ وہاں تک پہنچنا اتنا مشکل ہے، ان کو گرفتار کرنا مشکل ہے، تو پھر جب گرفتاری ہو گئی تو اس کے بعد تو اوبویسلی ایک چیز تھی جو کہ گورنمنٹ کو پلان کرنی تھی. سر
देखिए गवर्नमेंट बिल्कुल प्लान करती है, गवर्नमेंट जब इस तरह के कोई इंसिडेंट होते हैं, गिरफ्तारी होती है, गवर्नमेंट बिल्कुल तैयारी करती है। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि एक माइंडसेट, एक दहशतगर्द माइंडसेट छुपा हुआ है, और वो एक ऐसे इलाके में जाने की यानी करने की बजाय और पुरअमन एहतजाज करने की बजाय एक ऐसे कैंट की तरफ रवाना हो जाएगा और कोर कमांडर हाउस पे हमला कर देगा, रेडियो पाकिस्तान में शहर में हमला कर देगा, एम्बुलेंस से मरीजों को जला के कर देगा। बेसिकली जो इतने ऐसे रुकी थी चीज, ये एक दहशतगर्दी का माइंडसेट थी में ये सारा कुछ हुआ। एज लॉन्ग एज इधर खान साहब पकड़े गए, उधर रिएक्शन आया और पुलिस वाले बिल्कुल उनको रोकते और फौज भी उनको रोकती, एज लॉन्ग एज उनको पता होता कि इन्होंने यहाँ पे आना है। लेकिन कोई बंदा तो ये सोच भी नहीं सकता था कि अपने ही फौज के, अपने ही इदारों के, अपने ही जिन्ना हाउस के ऊपर हमला कोई कर देगा और ये एक दहशतगर्द सियासी तंजीम करेगी, जो कि सियासी थी नहीं, दहशतगर्द थी नहीं, लेकिन उनकी सियासत दहशतगर्दी की तरबियत की गई और उन्होंने ये हमला किया। दूसरी बात रहेगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से एक पॉलिसी बनाई है, हमारी लीडरशिप इस बात पे बिलीव करती है कि कहीं पे भी कोई दहशतगर्दी होगी, सरकारी इमलाक होगी, जलाओ गिरा होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि टेबल की ऊपर बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, और इस चीज को इनिशिएट हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने किया और पीछे मौका फराहम किया और सबको पीडीएम के अंदर शामिल तमाम जमातों की लीडरशिप को कायल किया, आमादा किया कि आए टेबल पे बैठ के हल करें। लेकिन कल बिलावल साहब ने जो बात की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ज्वाइंट सेशन के अंदर, उन्होंने एक मैसेज दिया। आप देखें, इससे पहले आप पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रही थी, ये कोर्ट में इमरान खान साहब जाते हैं या कोई भी लीडर आता है, ये बात कर रहे थे, सेकंड और थर्ड टीयर की लीडरशिप ने कंडेम किया। कहां पे कंडेम किया, किसने कंडेम किया? असल कंडेम करना था इमरान खान साहब ने। वो कहते मैं अंदर था, आपको बाहर नहीं पता था। भाई अंदर जाके आप मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा को तो फोन कर सकते हैं ये बताने के लिए कि आजम सवाती को कहना कि आप चीफ जस्टिस से राब्ता करें और फलाने वकील से ये कहना, लेकिन आप अंदर बैठ के फोनाफानी कर सकते हैं। लेकिन आप ये क्या बात करते हैं कि आपको नहीं पता। और फिर खान साहब का ये जो बयान है कि मैं बाहर होऊंगा तो तोड़फोड़ नहीं होगी, मैं अंदर जाऊंगा तो तोड़फोड़ होगी, ये इस बात को साबित करता है कि ये खान साहब ने मिलकर ये सारा प्लान किया। और मैं फिर से एक दफा आपको बात बताता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल जो मैसेज दिया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो यही था कि अगर कोई बैठ के टेबल पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि बैठ के टेबल पे मामलात करने चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। अगर उनके कहने पे ही वो करना चाहते हैं, then there has to be some kind of a self-realization from PTI and its leadership. जब तक PTI और उसकी लीडरशिप, इमरान खान साहब ये सेल्फ रियलाइज नहीं करेंगे कि जो एक्शन किए हैं उसके ऊपर सेल्फ रियलाइजेशन होनी है। जो तोड़फोड़ किए हैं वो हमारे वर्कर नहीं थे, जो शहीद हुए हैं उनकी नमाज जनाजा पढ़नी है वो हमारे वर्कर थे। कहां की कॉन्ट्रडिक्शन है? किसको बेवकूफ बना रहे हैं खान साहब? बात समझने की ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल एक क्लियर मैसेज दिया है कि अगर ये सियासी जमात है तो ये सियासी तरीके से करे, अगर ये सियासी जमात है तो सियासी तरीके से इसको कंडक्ट करे, इस पे माजरत करे, इसके बाद टेबल पे आए और बैठ के मामलात को हल करे। लेकिन अगर ये माफी नहीं मांगते हैं, कंडेम नहीं करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होती है, तो फिर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और मुज़ाकरात करने भी नहीं चाहिए। देन इस मुल्क के अंदर ये जरूरत है, देन वी हैव टू सेट एन एग्जांपल, क्योंकि फिर यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की हमें उसको छूट नहीं देनी चाहिए जो कल को ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज और लीडरशिप को और आने वाली नस्लों को भी ये तरबियत दे। ठीक है, पर्टिनेंट पॉइंट आ गया आपका। सेंटर सादिया बाजवा की तरफ मुझे वापस जाना है। नहीं दे सकते तो आप जाके दहशतगर्दी शुरू कर दें। ठीक हो गया जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, आपका पर्टिनेंट पॉइंट आ गया है। मैं सेंटर सादिया बाजवा की तरफ भी जाऊंगी। सादिया बाजवा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। सेंटर सादिया, अच्छा अब
जाहिर सी बात है आप एक सबसे आला फोरम में मौजूद हैं और सेनेट के अंदर भी, और वहाँ पे बहुत सीरियस किस्म के डिसीजंस भी सोचे जा रहे होते हैं वहाँ भी बैठ के। जो लोग वहाँ पहुंचे उनका भी, उनके माइंडसेट में हम देखते हैं पार्लियामेंट में जो एमएनएस उनमें थोड़ा सा फर्क होता है, एक मैच्योरिटी का भी। सो हैविंग सेड दैट और द फीलिंग ऑफ दैट, अब आप लोग कैसे देख रहे हो, खासतौर पर चूंकि आप अपने पार्टी में भी दरअसल एक सीनियरिटी में है, तो अब क्या सोचा जा रहा है इस हवाले से? ये सारे मामलात एपिसोड हो गई है, ये सब चीजें हो गई हैं, वे फॉरवर्ड के लिए जो मुज़ाकरात की अब जो कोर्ट्स में बात है उसके लिए कोई गुंजाइश निकल सकती है हुकूमत की तरफ से, और क्या आगे बैठ के इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है, या इस सिनेरियो में इसी तरह से ये चीजें एनिग्माई रहेंगी? नहीं, देखिए बात यह है कि इलेक्शंस तो होंगे, ये आइन का तकाजा है, और अपने जो वक्त है उस पे इलेक्शंस होने चाहिए और होंगे भी इलेक्शंस, क्योंकि जमहूरियत के बगैर इस मुल्क का चलना आगे मुश्किल है। लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इंतहाई परेशान हैं, और इन हालात की जिम्मेदारी वो पाकिस्तान की सियासी जमातों पर डाल रहे हैं, और वो कहते हैं कि हालात को सही तरीके से निपटाया नहीं गया और उनमें हैंडल किया गया है। जी, जो उनके जो मसाइल हैं, जो बेरोजगारी के हैं, जो पाकिस्तान की डिक्लाइनिंग इकोनॉमी के हैं, जो डॉलर की बढ़ता हुआ रेट है, और उससे जो रिलेटेड इश्यूज पाकिस्तान की इकोनॉमी में आ चुके हैं, तो गवर्नेंस जो है, जो एक्सपेक्टेशंस थी उस तक नहीं हुई है। वो गवर्नेंस नहीं हुई है जिसकी लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी या लोगों की तवक्कुआत थी, और वो समझते थे कि शायद उनके हालात की तरफ भी तवज्जो दी जाएगी। तो ये जो है ये इंतहाई परेशान कुन बात है, और वक्त की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के हालात की तरफ तवज्जो दी जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, फौज है, अपने हदूद में काम भी करे, लेकिन लोगों की जो तवक्कुआत हैं उन पर भी पूरा उतरे, और जो मेयार लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो इदारे नहीं दिखा रहे। ये चीज़ अफसोसनाक है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच सेंटर सादिया भाई साहब, आपको जुल्फिकार अली वली साहब, शौकत यूसुफ ज़ई, आपको, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, एग्जैक्टली दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड अ वे फॉरवर्ड, अ वे which will be suitable for everyone, with every party, with every person of this country, this nation, because अवामी जब तक मामलात हल नहीं होंगे सियासत की मेज़ पे, तो फिर कहाँ होंगे? फिर आम आवाम के मसले किधर लेके जाएगी आम आवाम, और किस तरह से आम आवाम जो अपने मसले हल कराएगी, हल करने का सोचेगी? क्योंकि सियासी टेबल पे तो इस वक्त सिर्फ इक़्तिदार की जंग नज़र आती है, सियासतदानों और सियासी जमातों के माबैन। इसमें कोई भी आवाम का, जमहूर का सोचने वाला मामला नज़र नहीं आता। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे जी, और जावेद अहमद चटाई साहब की तरफ जाएंगे जी दोबारा से। और आजकल क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम में है इन दिनों, और कोर्ट्स का जो मामला अदलिया का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अदालतों में जो इस वक्त केसेस हैं और जो अदालतें फैसले कर रही हैं, उस हवाले से बात करेंगे। जावेद अहमद चटाई, नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो वेरी मच जावेद अहमद चटाई साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी थैंक यू। जावेद चटाई साहब, ये जो कल हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ, दफ़ा 144 नाफिज थी, हमारे इल्म में ये था, हुकूमत की तरफ से बताया गया था और हमें यही मालूम था, लेकिन उसके बावजूद रेड जोन तक हुकूमत के पीडीएम के रहनुमा सारे आए, और जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ललकारा गया है, ऐसी सूरत हाल में अदलिया का मोराल कहाँ पर है, और वकला का मोराल कितना डाउन हुआ है या फिर अब होगा? देखिए जनाब, ये जो इन्होंने एक इज्तिमाई तौहीन अदालत की है और मुनज़्ज़म तरीके से तौहीन अदालत की है, और सरकारी सतह पर तौहीन अदालत की है, और सरकारी सरपरस्ती में तौहीन अदालत की है, ऐसी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। जिस तरह 9 मई के वाक़यात को लोग कहते हैं कि तारीख में मिसाल नहीं मिलती, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मई का महीना है ये तारीख रकम करने के लिए बना है, और इसमें जो तारीख रकम हो रही है 75 साल में नहीं हुई और आने वाले 75 साल में भी नहीं होगी। अगर हम एज अ इंस्टीट्यूशन, एज अ हुक्मरान, ये वो लोग हैं जो इसी चीफ जस्टिस की वजह से आज इक़्तिदार में हैं,
اور ان کے فیصلوں پر بغلے بچاتے تھے کہ چیف جسٹس صاحب نے 12 بجے کوٹے کھول کے حق و انصاف کا علم بلند کیا ہے. آج وہ علم کہاں گیا؟ آج وہ علم کا ترانہ کہاں گیا؟ آج وہ علم کی باتیں کہاں گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم کرو تو غداری اور مکاری، ہم کریں تو فنکاری. ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. یہ تو وہ بات ہو گئی کہ بادشاہ سلامت نے کہا مجھے شہر میں جلتے ہوئے گھر دیکھنے، تو انہوں نے کہا حضور شاہ صاحب کا شوق سلامت، گھر بہت. تو اس طرح کی باتیں کرنے سے جو ایک عوام کے اندر ایک بددلی پیدا ہوئی ہے. جو ایک بات کہی گئی، تم نے کہا کہ میں نے اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھ دیا ہے، تو بالکل صحیح کہا، عوام کے سامنے مقدمہ رکھ دیا. تم نے جو رہی صحیح عوام کے دل میں تمہاری محبت تھی، وہ تم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ نفرت میں بدل دی. اور اداروں کو ملائن کرنے کے لیے ایک وہ ادارہ کہ جس کے وہ عدالت جس کے بعد صرف ایک خدا کی عدالت رہ جاتی ہے، اور اسی کے پاس جا کے تم سارے کام کرتے ہو. کل اسحاق ڈار صاحب کو بھی بیل یہیں سے ملی تھی، اور آگے جتنے بھی لوگ تھے. تو آپ کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 1991 کی 90-91 کی تاریخ دہرائی اور جا کے کر لیا، اور اس کے اندر سب کو جمع کرنے کے بعد اس طرح کیا یہ ایک بڑا مطلب قابل نفرت اور قابل مذمت عمل ہے جو یہ کیا گیا. اور اس کے اندر پھر وہی والی بات ہے کہ کبھی ایک بات کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی جنگل میں گیا تو اس نے دیکھا درخت کٹے پھٹے پڑے تھے، ان سے پوچھا رو رہے تھے کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہنے لگے جی ہمیں کاٹ دیا. تو انہوں نے کہا کہ کٹنا تو تمہارا مقدر ہے. کہنے لگے نہیں، ہمیں کٹنے پہ افسوس نہیں ہے، ہمارے میں سے ایک درخت نے لوہے کی کلاڑی کے اندر دستہ لگا دیا، ورنہ لوہے کی کلاڑی کی کیا مجال تھی ہمیں کاٹتے. یہ جو درباری وکلا ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، اور وہ لوگ جو کل تک چیف تیرے جانے سار بے شمار کے نعرے لگاتے ہیں رات کو 12 بجے تک، اور صبح اٹھ کے ہائی کورٹ کے جج کا حلف اٹھا لیا. تو میں نے یہ کہا کہ میر جعفر ایک آدمی کا نام نہیں ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک اپروچ کا نام ہے. اسی پہ آ رہی تھی جاوید احمد چودھری صاحب، یہی ود ڈیو ریسپیکٹ میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ خاص طور پہ تاثر دیا کیا جا رہا ہے، بلکہ ہم سن رہے ہیں فواز چودھری صاحب جس دن اریسٹ ہوئے، عدالت سپریم کورٹ میں تھے، سپریم کورٹ کے باہر نکلتے ہی ان کو گرفتار کیا گیا، باوجود اس کے کہ جی ان کے پاس بیل تھی جو کہ ہائی کورٹ نے دی ہوئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے. تو اس طرح کے جو یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، یہ بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ عدالتوں سے ضمانتوں کے باوجود بھی پھر کس طرح. اور آج جو ہوا ہے آپ نے دیکھا فواز چودھری والا ایپیسوڈ، جو وہ بھاگے ہیں اور جس طرح اندر گئے. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جی ہمارا جو وکلا ہیں اور جو عدلیہ ہے اور جو عدل کا نظام ہے یا جو بعض ہیں وہ بھی ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں. تو ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے ود بوتھ سائڈز کہ جی آپ کی جو عدلیہ ہے اور جو آپ کی عدالتیں ہیں وہ بھی اس وقت ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں اور وہ بھی دو طرف کھڑی ہوئی ہیں. تو کیا ایسا ہی ہے یا پھر اس سارے معاملے میں کہ اگر عدلیہ پر کوئی حرف آتا ہے یا اس طرح کا جو معاملہ اس وقت بن رہا حکومت کی طرف سے، آپ سب ایک پیج پر ہوں گے؟ دیکھیں، بات میں نے آپ سے کہا اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ درباری اور نظریاتی لوگ ہمیشہ تقسیم رہے. آج وکیلوں کے اندر بھی ایک تقسیم، واضح تقسیم نظر آتی ہے کہ درباری وکیل الگ صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، نظریاتی وکیل چیف جسٹس آئین اور قانون کے ساتھ ہے اور درباری وکیل حکومت کے ساتھ ہے. وہ اس بات سے قطع نظر وکیلوں کی کیا بے عزتی ہو رہی ہے، انسٹیٹیوشن کی کیا بے عزتی ہو رہی ہے، عدالت کی کیا بے عزتی ہو رہی ہے، اس بات سے قطع نظر اپنی جیب بھرنے کے لیے، اپنے معاملات کرنے کے لیے، پورے کرنے کے لیے نکلے ہوئے. اور کل پھر یہ کہیں گے ہم ملک بچانے نکلے، ہم کل آؤ ہمارے ساتھ چلو. یہ وہی لوگ ہیں جو نعرہ لگا رہے تھے ہم ملک بچانے نکلے. آج ان کا نعرہ ہو گیا ہم ملک ڈبونے نکلے، آؤ ہمارے ساتھ چلو. میرا کہنا یہ ہے کہ ان کو نہ کسی عوام کی فکر، نہ کسی بات کی فکر. میڈم اس نے وہ کل جو ہوا ہے، آج اگر جو بچہ 10-12 سال کا ہے وہ اس بات کا کیا تاثر لے گا کہ چیف جسٹس کیا چیز ہے، سپریم کورٹ کیا چیز ہے، عدالتیں کیا چیز ہے. عدالت کے اور سائل کے اور قاضی کے درمیان ایک احترام کا رشتہ ہی تو ہے. اسلام تو اتنی بڑی بات کہتا ہے کہ قاضی کے سامنے تیز آواز سے بات نہ کرو اور قاضی سائل کے سامنے تیز آواز سے بات نہ کرو. آپ نے تو اتنا بڑا سوچ لا کہ یہ عمارت، یہ بندیال، یہ فلانا، یہ دماغ. وہ لوگ جن کو جو کبھی اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکے اپنی جہالت کی وجہ سے، وہ جا کے چیف جسٹس پہ آ کے انگلیاں اٹھائیں اور عدالتوں کو منائیں. اور یہ کل یہ وہی لوگ، کل یہی لوگ
आके अदालतों में आके भीखे मांगेंगे और मिन्नतें तरले करेंगे। अब आ गई फवाद चौधरी साहब की बात, जब गिरफ्तार करने की बात, आज एक नई इस्तेलाह आ गई है सॉफ्टवेयर अपडेट करना। सॉफ्टवेयर अब ये क्या करना है कि गिरफ्तार करके 24-48 घंटे आदमी को बंद करके जलील करके उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है कि तेरे भांजा है, तेरा भाई है, तेरे ये सियासत तो खत्म हो गई है, नजरियाती सियासत खत्म हो गई। जिस तरह मैंने एक बात कही थी ना आपको कि मीर जाफर को हमें पढ़ाया गया कि ये ट्रेटर है, इसके घर पे लिखा है हाउस ऑफ ट्रेटर, कवर पे लिखा है ग्रेव ऑफ ट्रेटर, लेकिन उसके बावजूद उसका परपोता अस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान का सदर बन जाता है। इतना तो हमारा हाफजा कमजोर है। टीपू सुल्तान के बच्चे तो नजर नहीं आते हमको, भगत सिंह के बच्चे तो नजर नहीं आते हमें, कायद आज़म के बच्चे नजर नहीं आते हमें, मौलाना मोहम्मद जौहर के और इनके बच्चे तो नजर आते कि इनको कोई सदर पाकिस्तान को कोई आपने ओहदा दिया हो या कोई इज्जत दी हो। इसका मतलब ये तारीख बताती है पाकिस्तान की कि हमेशा तुमने उन गद्दारों को, उन मौका परस्तों को, उन दरबारियों को इज्जत दी है। वही वाली बात गालिब का जो शेर है कि जब गालिब बैठे थे बली मारान के अंदर 9 गोटी खेल रहे थे तो मिर्जा ज़ौक के काफिला गुजरा अपनी पीनस के अंदर, वो कहते हैं कि वो उन्होंने जब देखा उसको तो उन्होंने कहा कि बना है शाह का मसाहिब फिर है इतराता। ये जुमला फिल्म का आज हर आदमी शाह का मसाहिब बन के फिर रहा है और इतराता फिर रहा है, उसको नहीं पता कि कल उसके साथ क्या होना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद अहमद चितारी साहब, नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद थे जी, और कंडेम कर रहे थे कल के मामले को, कल के उस प्रोटेस्ट को जो कि प्रोटेस्ट क्या जो धमकी के सूरत में दिया गया हुकूमत की तरफ से एक इंस्टीट्यूशन को, एक इदारे को जो कि सबसे सुप्रीम इदारा है पाकिस्तान का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और जो सबसे सुप्रीम ओहदा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। दिस इज़ ऑल्सो वेरी हार्ट रेंचिंग अगेन, और बड़ा ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम हालात और मामलात को इस नहज पर लेकर आ गए हैं कि कोई किसी की भी तकरीम और इज़्ज़त करने के लिए राज़ी नहीं है, और अखलाक की पस्ती की तरफ तमाम लोग जा रहे हैं। ऐसे माशरों में किस तरह से जो है वो बेहतरी आएगी जहां अखलाक की पस्ती हो और गिरावट का सामना हो अखलाकी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिदा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।